morning, students. Sit down. Thank you, madam. क्लास हम लोगों ने कल सॉइल की हॉरिजॉन्स के बारे में पढ़ा था। सबको समझ आया था? Yes, होमवर्क जो मिला था आप लोगों को हो गया? yes, madam. ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जिससे हम सब घिरे हुए हैं? हाँ जी, जैसे हमारे जो एटमॉस्फेयर में वो एयर है जिसके थ्रू हम सब घिरे हुए हैं। एयर। गुड, सिट डाउन। अच्छा, एयर में ऐसी कौन सी मेजर गैस है जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए नेसेसरी होती है, लिविंग बीइंग्स के लिए नेसेसरी होती है? हाँ, स्टार्ट। मैम, एयर में ऑक्सीजन ऐसी गैस है जो हमारे लिए ज़रूरी होती है। गुड, ऑक्सीजन ऐसी गैस है जो ज़रूरी होती है। गुड साक्षी। अच्छा, ऑक्सीजन हमारे लिए क्यों ज़रूरी होती है? हाँ साक्षी, स्टार्ट। Oxygen is necessary for respiration. For respiration, oxygen is necessary for respiration. Good, sit down. अच्छा, respiration क्या होता है? आज हम लोग बायोलॉजी सब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे? कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे? रेस्पायरेशन। अच्छा, हमें ये बताइए आप लोग कि हम लोग जो खाना खाते हैं उस खाने से हमें क्या मिलता है? हाँ, गुड, बताइए। मैम, खाने से एनर्जी मिलती है मैम, जो ज़रूरी होती है। हाँ, गुड, सिट डाउन। हमें खाना खाने से एनर्जी मिलती है। अच्छा, जब हम खाना खाते हैं तो वो तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, राइस, चपाती, वेजिटेबल, उससे एनर्जी कैसे मिल जाती है हमको? जब भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, इसमें जब रेस्पायरेशन के थ्रू ऑक्सीजन एंटर करता है, तब ये फूड और इससे रिएक्ट करके ऑक्सीजन क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है। ठीक, इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? सेल्यूलर रेस्पायरेशन। जैसे कि अभी हम इस चार्ट में देखेंगे पूरा प्रोसीजर, कैसे खाना सेल्यूलर रेस्पायरेशन की प्रोसेस के थ्रू एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये सबको पीछे तक दिखाई दे रहा है चार्ट? सब लोग रिस्पॉन्ड किया करिए। यहाँ पे ये हमारे पास कुछ फ्रूट्स हैं या खाना है, एक तरीके से कह सकते हैं। जब इसको हम लोग खाते हैं और रेस्पायरेशन के थ्रू ऑक्सीजन आएगा, तब खाना और ऑक्सीजन मिल करके सेल में जा करके एक प्रोसेस करेंगे जिसको कहते हैं सेल्यूलर रेस्पायरेशन, और जिसके थ्रू हमारी बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक है, इतना समझ आया सबको सेल्यूलर रेस्पायरेशन क्या होता है? अच्छा, सेल्यूलर रेस्पायरेशन वो प्रोसेस
एनर्जी बनाता है। अच्छा, जब हम लोगों को वीकनेस फील हो रही होती है तो एक सॉल्यूशन दिया जाता है, कुछ पीने को हमें दिया जाता है। उस सॉल्यूशन का मेजर कंपोनेंट क्या होता है? हाँ, मैम उसमें मेजर कंपोनेंट ग्लूकोज होता है। उसमें मेजर कंपोनेंट ग्लूकोज होता है। गुड, सिट डाउन। ये ग्लूकोज जब हम लोग इनटेक करते हैं तब ब्रेक डाउन हो जाता है एनर्जी में। खाना हम जो भी खाते हैं वो एट लास्ट जाकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ठीक है। रेस्पिरेशन हमारा दो तरीके का होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था, वो दो तरीके का होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जहां पर ग्लूकोज में ऑक्सीजन जरूरी होती है। जब हम रेस्पायर करते हैं तो हमें ऑक्सीजन लेना जरूरी होता है इस ग्लूकोज को जो भी हम इनटेक कर रहे हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। इसकी एक रिएक्शन होती है, वो हम लोग यहाँ देखेंगे। जब हमने खाने को ग्लूकोज के फॉर्म में लिया, ठीक, एरोबिक रेस्पिरेशन किया जिसमें कि क्या जरूरी था? ऑक्सीजन। ठीक। इसके बाद ये ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो गया? वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी। ठीक, इतना समझ आया आप सभी को? कुछ ऐसे जीव जंतु जानवर होते हैं जो रेस्पिरेशन के वक्त ऑक्सीजन नहीं ग्रहण करते हैं, उनको ऑक्सीजन जरूरी नहीं होती है। ऐसे जीव जंतु एनारोब्स कहलाते हैं और ऐसा रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। तो दूसरा टाइप हमारा क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। वो एरोबिक रेस्पिरेशन था, इसमें एन लग गया, मतलब उसका ऑपोजिट हो गया। यहाँ पे जो भी ग्लूकोज हम इनटेक कर रहे हैं फूड के फॉर्म में, उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी, इसीलिए यहाँ पे हमने माइनस साइन से इसको डिनोट किया है। बाद में यही ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है, सिर्फ एनर्जी बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड की जगह क्या बन जाता है? एल्कोहल। ठीक है। जो भी फर्मेंटेशन करने वाले, सिरका आप लोगों ने खाया होगा ना घर में, वो सिरका फर्मेंटेशन की प्रोसेस से बनता है और उस फर्मेंटेशन की प्रोसेस में बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं और वो बैक्टीरिया एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जिसमें बाद में एल्कोहल हमें एज अ प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है। इतना समझ आया? रेस्पिरेशन कितने टाइप का हुआ? दो टाइप का हुआ। पहला एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन नेसेसरी था, दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। ठीक है। अच्छा, तो आप लोग हमें ये बताइए कि अगर हम अपनी नोस्ट्रल को 2 मिनट के लिए ऐसे होल्ड करें, ठीक, और मुंह भी बंद रखेंगे, 2 मिनट को करके देखिए कितनी देर के लिए हम ये काम कर पा रहे हैं। जल्दी से करके देखिए आप लोग, अपनी अपनी नोस्ट्रल को बंद करिए। बस, इससे ज्यादा देर हम नहीं कर पाते। इस चीज से हमें क्या पता चलता है कि अगर हम अपना मुंह बंद रखते हैं, क्योंकि एक पैसेज ये भी होता है एयर को इन करने का, और मेन पैसेज कौन सा हुआ? नोस्ट्रल हुई। नोस्ट्रल को अगर हम बंद कर लेते हैं इस तरीके से तो एयर अंदर नहीं जाती है और थोड़ी ही देर बाद हमें सफोकेशन फील होने लगता है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो सांस लेने की प्रोसेस होती है, जिसको हम इंग्लिश में ब्रीदिंग कहते हैं, क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। ये प्रोसेस नेसेसरी होती है हमें सरवाइव करने के लिए। ठीक है। इतना समझ आया ब्रीदिंग क्या होता है और क्यों जरूरी होता है? ताकि हम सरवाइव कर सकें। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, ये यहाँ पे आपको ये क्या दिखाई दे रहा है?
हैंड रेज करिए, बताइए क्या दिखाई दे रहा है। हाँ रखिए सामने, थोड़ा तेज बोलिए। एक बॉटल जिसको काट एक बॉटल है जिसको नीचे का भाग हमने कट कर दिया। गुड रखिए, सिट डाउन। अच्छा, इस बॉटल को अभी हम थोड़ी देर के लिए अपनी बॉडी मान लेते हैं। सपोज कर लेते हैं ये हमारी बॉडी है, ठीक, हमारी बॉडी का अपर पोर्शन एब्डोमेन तक का यहाँ पे है। यहाँ पे हमें एक पाइप दिखाई दे रहा है जिसमें 2 सिरे हैं और नीचे जो बलून्स हैं इनको हम लंग्स अभी थोड़ी देर के लिए मानेंगे। बिल्कुल इसी तरीके का स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में अंदर होता है। मुंह के थ्रू यहाँ से एक विंड पाइप जाता है जो कि आपको दिखाई दे रहा है, ट्रैकिया। उसके बाद दोनों साइड पे जहाँ रिब्स होती हैं वहाँ पे लंग्स अटैच होते हैं, बिल्कुल ऐसे गुब्बारों की तरीके। जब हम सांस लेते हैं और ये इसमें कुछ इस तरीके से अंदर ऐसे करके अटैच होता है हमारी बॉडी में। ये हमारी बॉडी हो गई और अंदर विंड पाइप और दोनों लंग्स, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो ये लंग्स फूलते हैं। अगर हम ऊपर से यहाँ पे विंड ब्लो करेंगे, देखिएगा कैसे दोनों बलून्स फूलते हुए दिखाई दिए। सेम ऐसे ही होता है जब हम एयर इनटेक करते हैं। अभी डीप ब्रीथ लेकर के आप लोग देखिएगा, हमें अपना एब्डोमेन वाला पोर्शन थोड़ा सा बल्ज आउट होता हुआ दिखाई देगा। ये प्रोसेस जब हम एयर इनटेक कर रहे हैं, इनटेक ऑफ एयर क्या कहलाता है? इनटेक ऑफ एयर, एयर में हमने क्या लिया? ऑक्सीजन लिया। इसको हमने कहा इनहेलेशन, जिसमें हमारा एब्डोमेन आगे की तरफ बल्ज आउट होता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं उस टाइम पे, अभी हमने जब एरोबिक रेस्पिरेशन बताया था तब बताया था ना कि ग्लूकोज टूट जाता है CO2 में, है ना। तो जब हम सांस छोड़ते हैं बाहर तो हम गिव आउट करते हैं CO2 को। गिविंग आउट ऑफ CO2 इज नोन एज एक्सहेलेशन। जब हमने इनटेक किया तो इनहेलेशन, जब हमने एक्सपेल आउट किया तो एक्सहेलेशन। यही प्रोसेस मिल करके ब्रीदिंग कहलाती है। इतना समझ आया सबको? यहाँ पे इस मॉडल में आपको क्या दिखाई दे रहा है? हैंड रेज करके बताइएगा। हाँ पूजा स्टार्ट। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें हमें दिखाई दे रहा है। गुड, सिट डाउन। अच्छा, हम जब सांस लेते हैं, अभी मैंने बताया था कि हम नॉस्ट्रल की तरफ से सांस लेते हैं या एयर इनटेक करते हैं। यहाँ से होते हुए सबसे पहले जो एक चैम्बर पड़ता है, जो अगर आप कभी भी अपनी टंग को ऊपर की तरफ छुलाएं तो एक तालू जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक, वो पोर्शन आता है, वो यहाँ पे होता है। इसके जस्ट ऊपर जो हमें एज सच हम फील नहीं कर सकते पर अंदर एक कैविटी होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेजल कैविटी। नोस्ट्रल से एयर अंदर गई, फिर कहाँ गई? नेजल कैविटी में गई। इतना समझ आया? इसके बाद फेरिंग्स आती है। ये जो पाइप होता है जो हमें गले में यहाँ पे ऐसे टच करिए आप लोग तो एक पाइप फील होगा। ये इस पाइप को हम लोग क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। यही फेरिंग्स आगे बढ़ करके हमारे चेस्ट के पास में जा करके क्या बनाती है? ट्रैकियम। सबसे पहले ऑक्सीजन नॉस्ट्रल से गया नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी से फेरिंग्स की तरफ गया, फेरिंग्स से नीचे ट्रैकिया में गया। ट्रैकिया के बाद यही ट्रैकिया 2 भागों में विभाजित हो जाती है या डिवाइड हो जाती है और दोनों ही तरफ हमारे पास लंग्स होते हैं। जैसे अभी हमने बलून से आप लोगों को समझाया था ना, तो दोनों ही तरफ हमारे पास लंग्स होते हैं। इसमें जब ऑक्सीजन जाती है तभी अंदर जा कर के ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी हमें मिलती है। लंग्स के नीचे आपको एक लाइन दिख रही होगी ब्लैक कलर की, दिखाई दे रही है सबको यहाँ पे ब्लैक कलर की लाइन?
इस लाइन को या इस एक बहुत पतली सी मेम्ब्रेन होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्राम। ये फ्लोर होता है चेस्ट कैविटी का। इतना पूरा जो हमारा ट्रैकिया से लंग्स तक का पोर्शन होता है वो हमारी चेस्ट कैविटी में होता है। और इस चेस्ट कैविटी की जो फ्लोर होती है, जैसे हम लोग कहाँ खड़े, इस फ्लोर पे खड़े, ये जो छत है, इसी तरीके से हमारे जो लंग्स होते हैं वो डायफ्राम पे बेस्ड होते हैं। ठीक, इतना समझ आया सबको? पूरा एक बार फिर से देख लेते हैं। नोस्ट्रल के थ्रू एयर अंदर गई, नेजल कैविटी में गई, उसके बाद फेरिंग्स में पहुंची, फेरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया दो पोर्शन में डिवाइड हो जाता है और एयर कहाँ चली जाती है, लंग्स में चली जाती है। ठीक है, ये हमारा पूरा पैसेज होता है एयर का, एयर इनटेक का। और इस सिस्टम को, जो ये सिस्टम है हमारी बॉडी में, इसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। समझ आया सबको? अब मुझे बताइए आप लोग, सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है? हैंड रेज करके बताइएगा, सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है? अच्छा, खाना हम लोग खाते हैं, इसके बाद वो कहाँ जाकर के टूटता है? हाँ, दिव्या स्टार्ट अप। मैम, सेलुलर रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जब हम कोई खाना खाते हैं तो हमारे सेल में जाता है, सेल में जाने के बाद वो ब्रेक डाउन हो जाता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है। गुड, सिट डाउन। आज हम लोगों ने किस टॉपिक में पढ़ा? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में पहला टॉपिक हमने पढ़ा था सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में अभी दिव्या ने क्या बताया हमको? प्रोसेस in which glucose breaks down or break down in the cell. सेल में टूटता है, इसीलिए हमने इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहा। अब मुझे ये बताइए, हमने दो तरीके के रेस्पिरेशन पढ़े थे, कौन कौन से थे? हाँ, साक्षी स्टैंड। Aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic and anaerobic respiration. Good. Sit down. Two types of respiration था। पहला था aerobic respiration, जिसमें हमको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और दूसरा anaerobic respiration, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, अब मुझे बताइए, ब्रीदिंग में भी दो प्रोसीजर्स हम लोगों ने पढ़े थे, वो कौन कौन से प्रोसीजर्स थे? एक जिसमें हम हवा अंदर लेते हैं, एक जिसमें CO2 बाहर करते हैं, वो दो प्रोसीजर। हाँ दिव्या, स्टैंड अप। मैम, वो दो प्रोसेस हैं, एक्सहेल, इनहेल। जब हम हवा अंदर लेते हैं तो उसे इनहेल बोलते हैं, उसे इनहेलेशन प्रोसेस बोलते हैं। जब हम हवा बाहर छोड़ते हैं तो उसे एक्सहेलेशन प्रोसेस बोलते हैं। गुड, सिट डाउन। दो प्रोसीजर्स होते हैं ब्रीदिंग के, उसमें पहला होता है इनहेलेशन और दूसरा होता है एक्सहेलेशन। जो मैंने अभी आपको मॉडल के थ्रू समझाया था ना कि क्या पैसेज होता है पूरा एयर का, उसमें नॉस्ट्रिल के बाद एयर कहाँ एंटर करती है, उस चैम्बर को क्या कहते हैं? हाँ नेजल कैविटी। नेजल कैविटी। गुड, सिट डाउन। After entering oxygen, after entering nostril, enters into a cavity known as nasal cavity.
समझ आया सबको? दिखाई दे रहा है? ठीक, ये पूरा चार्ट आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मुझे बताइए। नोट करिए सब लोग अपनी अपनी नोटबुक में। नोटबुक कहाँ है आप लोगों की? नोटबुक निकालिए, बायोलॉजी सब्जेक्ट की। पेज से नोटबुक इसी नोटबुक में नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट हो गया राखी? यस मैम। सबने नोट कर लिया ये पूरा? यस मैम। समझ आया है सबको? यस मैम। रब कर दूं मैं? तो आज हम लोगों ने किस टॉपिक के बारे में पढ़ा? रेस्पिरेशन। यहाँ पे हमारे पास दिखाई दे रहा है सबको पीछे तक? शाइन तो नहीं कर रहा है? एक कॉलम ए है और एक कॉलम बी है, ठीक है? दिव्या स्टैंडर्ड इसको रीड करिए और ये बताइए बी कॉलम में किससे मैच करना है? इनटेक ऑफ O2 में भी इनहेलेशन में जाएगा। ये इनहेलेशन के मैच है। ओके, कम हियर, यहाँ पे मार्क करिए। जिस भी नंबर का कॉलम ए में जो भी नंबर हो कॉलम बी में आगे लिख दीजिएगा। हाँ, नीचे मैच नहीं कर सकते, मैच नहीं कर सकते। हाँ, मैच कर दिया ऐसे मैच। गुड, सिट डाउन। पुष्कर स्टैंडर्ड, रीड दिस वन। रीडिंग ऑफ फ्लोर इन सेल। हाँ, ये किससे? जी मैम, लास्ट वाले में सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन। गुड पुष्कर, मैच करिए इस वन को, इसे ऐसे मैच कर देना। और आगे नंबर भी, यहाँ पे नंबर। गुड, सिट डाउन। सेक्शन स्टैंडर्ड, रीड दिस वन। गिविंग आउट ऑफ CO2। ये कौन सा प्रोसीजर होता है? मैम एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन। गुड, जल्दी से आकर के इसको मार्क करिए। हाँ, आगे नंबर। सिट। राखी स्टैंडर्ड, डायग्राम चेस्ट कैविटी। फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी। गुड, यहाँ पे आप इसको जल्दी से मार्क कर लीजिए। तो आप लोगों को आज जितना पढ़ा हम लोगों ने रेस्पिरेशन के बारे में सब कुछ समझ आ गया ना? यस मैम। चलिए अब जल्दी से हम लोग होमवर्क ले लेते हैं। आज का हमारा होमवर्क होगा, हमने जो भी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे में पढ़ा है उसकी डेफिनेशन आप अपनी अपनी नोटबुक में लिख करके लाइए। राइट डेफिनेशन ऑफ